23 फरवरी 2024 आधी रात का वो समय जब कोलकाता का ईडन गार्डन्स गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम के कोने में एक दुबला पतला लड़का बैठा था। बिहार के सासाराम जैसे दूर दराज इलाके से आया हुआ। उसके हाथ में टेस्ट कैप थी और वो हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, वो आंसू जिनमें बसी थी उसके उस पिता की यादें जिन्होंने कभी उसके क्रिकेट के सपनों पर भरोसा नहीं किया। कुछ घंटे बाद आकाशदीप ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस करते हुए 7 ओवर्स में 24 रन देकर 3 विकेट झटक लिए और वहीं से उनके नाम की गूंज टेस्ट क्रिकेट की कहानियों में दर्ज हो गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस एक जादुई पल की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है। भारत का टूटा फूटा डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम जो बरसों से वादे तो कर रहा था लेकिन निभा नहीं पाया था। ये वादा उन हजारों लड़कों का था जो गरीबी, पॉलिटिक्स और भेदभाव के बीच भी अपने सपनों को मरने नहीं देते। ये कहानी लाखों सपनों की कहानी, सैकड़ों आकाशदीप की कहानी, रीजनल भेदभाव के बावजूद इंडिया खेल जाने वाले साई सुदर्शन की कहानी, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे हजारों नामों की जो आज तक इंतजार में है। ये कहानी है इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट की उन नाकामियों की जो कभी सामने नहीं आ पाती। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। पहले आप जरा ये आंकड़े देखिए जो शायद किसी इकोनॉमिस्ट को भी रुला दे। हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को एक आईपीएल सीजन में 15 करोड़ मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु ईश्वरन जैसा रणजी ट्रॉफी का सिपाही जिसने 27 फर्स्ट क्लास सेंचुरी मारी है और 48.70 का एवरेज रखा है, उसे एक मैच के सिर्फ 60,000 रुपए मिलते हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, एक आईपीएल प्लेयर जितना एक सीजन में कमा लेता है उतना एक डोमेस्टिक प्लेयर को 250 मैच खेलने पर मिलेगा। सुनील गावस्कर ने एक बार लिखा था, एक अनकैप्ड आईपीएल प्लेयर और एक मेहनती रणजी खिलाड़ी की कमाई में जो फासला है वो बहुत ज्यादा है। ये स्टेटमेंट इस खिलाड़ी ने किया जो खुद डोमेस्टिक की धूप में तप कर आया, देश के लिए खेला और अब बदलते क्रिकेटिंग कल्चर को देख रहा है। गावस्कर सर का स्टेटमेंट एक और तस्वीर उकेरता है, वो ये कि एक आकाशदीप को ढूंढने में 27 साल लग गए। अभिमन्यु 30 के होने वाले हैं जो केवल ए टीम की अगुवाई करते ही रह गए। यानी कि एक सेट पैटर्न सा हो चुका है कि बीसीसीआई डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को पैसे की चमक दमक के नीचे दबा देता है, जिससे किसी को भी एक बार में देखने पर ऐसा लगेगा कि इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कितना क्लीन है। साल था 2015, सर्दियों के दिन थे, लेकिन उस मौसम में आकाशदीप के लिए क्रिकेट हमेशा के लिए मर गया था। उनके पिता रामजी सिंह जो एक स्कूल टीचर थे और जिन्होंने कभी उनके क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया, इस दुनिया से चले गए और सिर्फ 6 महीने बाद उनके बड़े भाई भी नहीं रहे। इस दोहरी चोट ने उनके हाथ से गेंद को छीन लिया। पूरे 3 साल तक उन्होंने क्रिकेट को पूरी तरह से छोड़ दिया। उनकी माँ लाडूमा देवी याद करती हैं, 3 साल तक उसने बल्ला तक नहीं छुआ, लेकिन हमने उसे संभाले रखा जब पूरी जिंदगी बिखरने वाली थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट और उम्मीद दोनों ऐसी चीजें हैं जो मिटती नहीं। और जब उनकी बहन को कैंसर हुआ तब आकाश का इरादा चट्टान बन गया। अब क्रिकेट सिर्फ करियर नहीं था बल्कि जीवन जीने का एक जरिया बन गया था और इकलौता तरीका अपने खोए हुए अपनों की याद में और बहन के इलाज के लिए पैसा जुटाने का। आकाश कहते हैं, बिहार में क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल था। यहाँ क्रिकेट का नाम लेते ही माँ बाप गुस्से से आग बबूला हो जाते थे, जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर की बात थी, मौके तो रेगिस्तान में पानी जितने कम थे, बस एक ही रास्ता बचा था, घर छोड़ना। 2016 में उन्होंने बंगाल का रुख किया जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता था, न कि बगावत। आकाश ने कहा, हमारे गांव में लड़कों का क्रिकेट खेलना भी बुरा माना जाता था, लड़कियों की तो बात ही छोड़ दो। तो ये सिर्फ एक जगह की शिफ्ट नहीं थी, ये एक आत्मा की यात्रा थी, ना उम्मीदी से उम्मीद की तरफ। आकाश का सफर टेनिस बॉल से शुरू हुआ, जहाँ खेलने के बाद चंद पैसे मिलते थे जेब खर्च के लिए, लेकिन उनकी रॉ पेस ने जल्द ही बंगाल के स्काउट्स का ध्यान खींच लिया। 2019 में फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ बंगाल के लिए और 2022 में आरसीबी ने उन्हें टीम में ले लिया। पर असली मुकाम आया 6 जुलाई 2025 को, जब एजबेस्टन के मैदान पर उन्होंने इतिहास रच दिया। जब जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था तब टीम इंडिया के लिए नई गेंद थामी आकाशदीप ने और 58 साल बाद इंग्लैंड के बर्मिंघम में भारत को टेस्ट जीत दिलाई। मैच में 10 विकेट लेकर उन्होंने ये बता दिया कि सासाराम का ये लड़का अब सिर्फ कहानी नहीं, एक मिसाल है। उनके साथ सिर्फ गेंद नहीं घूम रही थी बल्कि उनकी बहन की दुआएं और परिवार की कुर्बानियां भी उसी हवा में थी। जहां आकाशदीप की कहानी दर्द और संघर्ष से घड़ी गई है, वहीं साई सुदर्शन की जर्नी उस नए इंडिया की तस्वीर है जहां टैलेंट है, ख्वाब है, पर हर कदम पर आईपीएल बनाम मेरिट की लड़ाई भी है। 15 अक्टूबर 2001 को चेन्नई में पैदा हुए साई एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां खेल खून में था। पिता इंडिया के लिए साउथ एशियन गेम्स में खेले थे और मां स्टेट लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इंडिया में क्रिकेट की डेस्टिनी सीधी नहीं, सिलेक्शन रूम की गलियों से होकर के जाती है, जहां कई बार आईपीएल के कुछ शॉट्स डोमेस्टिक में सालों की मेहनत से ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। तमिलनाडु के लिए साई की ग्रोथ एकदम से टेक्स्ट बुक जैसी रही। 2019-20 के राजा ऑफ वलायमपट्टी शील्ड में 653 रन, फिर 2022 विजय हजारे ट्रॉफी में 610 रन। हर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस, हर फॉर्मेट में
स्थिरता। 2022 में गुजरात टाइटंस ने उन्हें सिर्फ 20 लाख में खरीद लिया, जो बाद में एक मास्टर स्ट्रोक निकला। 2023 आईपीएल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 47 गेंदों में 96 रन, भले ही टीम ट्रॉफी हार गई हो, पर साई ने खुद को आईपीएल के सबसे बड़े मंच पर दर्ज करवा लिया। पर जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वो था 2025 में 759 रन, ऑरेंज कैप और सबसे कम उम्र में ये अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। आईपीएल की चमक के पीछे एक असली डोमेस्टिक हीरो। आईपीएल में तो उन्होंने 2024 में भी 47.90 के एवरेज से 527 रन बनाए थे। पर साई ने सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, तमिलनाडु के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी भरोसा कायम किया, लेकिन वो लगातार इग्नोर किए जा रहे थे। तमिलनाडु के ही कई पूर्व खिलाड़ी इसको रीजनल भेदभाव करार दे चुके थे, लेकिन सभी को हैरान करते हुए श्रेयस अय्यर सरफराज के ऊपर वरीयता देते हुए 20 जून 2025 इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें टेस्ट डेब्यू मिला। साई का डेब्यू एक मैसेज था कि अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करोगे तो मौका मिलेगा, चाहे थोड़ी देर से ही सही। अगर क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल होता तो अभिमन्यु ईश्वरन आज इंडिया के फर्स्ट चॉइस ओपनर होते। 103 फर्स्ट क्लास मैच, 7,841 रन, 48.70 का एवरेज, 27 सेंचुरी, 31 फिफ्टीज और तो और लगातार 4 पारियों में 4 शतक, जो इंडिया के इतिहास में सिर्फ उन्होंने और पार्थिव पटेल ने किया है। पर भाई, इंडिया में क्रिकेट का सिलेक्शन सिर्फ आंकड़ों से नहीं होता, यहाँ परसेप्शन, पॉलिटिक्स और कभी कभी प्रेजुडिस भी खेलते हैं। बार बार इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में नाम आया, पर मैदान तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। वो क्रिकेट के ब्राइड्समेड बन गए, हमेशा बैकअप, कभी दूल्हा नहीं। खेलो क्योंकि तुम इससे प्यार करते हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में फिर से नजरअंदाज किए जाने के बाद जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि तुमने क्रिकेट प्यार की वजह से शुरू किया था, सिलेक्शन हो या ना हो, वो प्यार बिना शर्त है। उनकी लाइन किसी मोटिवेशनल पोस्ट की तरह नहीं, एक दशक की चुपचाप लड़ाई की निचोड़ थी। ईश्वरन का सबसे बड़ा दुख है टाइमिंग। जब वो पीक पर पहुंचे तभी रोहित शर्मा और शुभमन गिल इंडिया के सेट ओपनिंग पेयर बन चुके थे। चाहे उन्होंने ईरानी कप में 191 मारे हो या दलीप ट्रॉफी में लगातार सेंचुरीज, ये सब सिलेक्शन मीटिंग्स के फुटनोट बन करके रह गए। मेरा काम है रन बनाना और टीम को जीत दिलाना, सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं, वो सिलेक्टर्स का काम है। ईश्वरन की ये बात जितनी सरल है उतनी गहरी भी, क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि हजारों डोमेस्टिक प्लेयर्स की आवाज है जो खुद को साबित कर चुके हैं, लेकिन आईपीएल की चकाचौंध में सिलेक्टर्स की आंखों से ओझल है। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर आज जितने सवाल उठ रहे हैं शायद पहले कभी नहीं उठे, और ये सवाल सिर्फ फैसलों पर नहीं, पूरे सिलेक्शन सिस्टम की सोच पर उठ रहे हैं। जहां आईपीएल का जलवा डोमेस्टिक के कमाल पर भारी पड़ता दिख रहा है। वसीम जाफर जैसे दिग्गज भी इस पर आवाज उठा चुके हैं। जब वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए 4 ओपनर्स चुने गए तो उन्होंने सीधा पूछा 4 ओपनर्स की क्या जरूरत थी। उसकी जगह सरफराज खान को मिडिल ऑर्डर में ले सकते थे, जिसने सालों से डोमेस्टिक में ताबड़तोड़ परफॉर्म किया है। ये ट्वीट सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उस सिस्टम और रियलिटी के बीच की खाई को उजागर करता था। इस सिलेक्शन की दिक्कत सिर्फ सरफराज की नहीं है। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने तो साफ कहा था, तमिलनाडु के खिलाड़ियों को डबल मेहनत करनी पड़ती है, बाकी राज्यों के मुकाबले उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलता। टी नटराजन का केस देख लीजिए। आईपीएल 2024 में 15 विकेट, 8.96 की इकॉनमी, लीग के लीडिंग विकेट टेकर, पर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर। क्या सिर्फ फॉर्मेट फिट नहीं थे या फिर कोई और खेल चल रहा था पर्दे के पीछे? अब ये फर्क सिर्फ सिलेक्शन तक सीमित नहीं है, पैसों में भी जमीन आसमान का अंतर है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने तो सही किया, बीसीसीआई के रणजी ट्रॉफी रेट्स को मैच कर दिया, पर अधिकतर राज्य संघ तो बस पैसा बैंक में जमा कराते रहते हैं, प्लेयर्स की ग्रोथ पर खर्च नहीं करते। नतीजा एक 2 तरफा सिस्टम, जहां आईपीएल में खिलाड़ी करोड़पति बनते हैं और डोमेस्टिक में भूखे पेट मैदान में उतरते हैं। इसके अलावा कोविड पैंडेमिक ने डोमेस्टिक क्रिकेट की कमजोर नींव को उजागर कर दिया। 2020-21 में रणजी ट्रॉफी कैंसिल हुई और कई प्लेयर सिर्फ आर्थिक नहीं मानसिक टूट गए। अक्षय वाखरे, जो विदर्भ को 2 बार रणजी ट्रॉफी जिताने वाले ऑफ स्पिनर है, उन्होंने साफ कहा, रणजी ट्रॉफी हमारी साल भर की कमाई होती है, वो नहीं हुई तो हमारी आमदनी चली गई। उनको यूके से कॉल्स आ रही थी, लीग्स में खेलने का ऑफर था, पर उन्होंने पैसे से ज्यादा परिवार को चुना, क्योंकि उनका 5 महीने का बच्चा था। पर वो अकेले नहीं थे, सैकड़ों डोमेस्टिक खिलाड़ी उस वक्त जान गए कि क्रिकेट सिर्फ पैशन नहीं, सर्वाइवल भी है, और वो सर्वाइवल तब कोई गारंटी नहीं देता जब सिस्टम आंखें मूंद ले। क्रिटिसिज्म जब बहुत बढ़ गया तो बीसीसीआई को भी होश आया और उनके रिफॉर्म्स ऐसे लग रहे थे जैसे पुराने गुनाहों की कबूलियत हो। जनवरी 2025 में बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया, अब नेशनल टीम में खेलने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी होगा, क्योंकि देखा गया था कि कई खिलाड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट को स्किप कर रहे थे, जिन्हें असल में प्रूविंग ग्राउंड होना चाहिए था। सबसे पैक टीम के साथ भी बीजीटी की हार के बाद बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को एक 10 पॉइंट गाइडलाइन भेजी। इसमें लिखा था, अगर कोई इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, आईपीएल खेलने पर बैन लग सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में कटौती होगी। इतनी सख्ती पहले कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि बोर्ड को समझ में आ गया था कि ज्यादा ढील ने खिलाड़ियों को एंटाइटल्ड बना दिया था। बीसीसीआई के डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था, ये पॉलिसी इंश्योर करती है कि खिलाड़ी डोमेस्टिक सिस्टम से जुड़े रहें, जिससे डेवलपमेंट हो, फिटनेस बनी रहे और ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत हो। काश ये लाइन 2 दशकों पहले लिखी जाती। अब अचानक से डोमेस्टिक में सुधार की बागडोर सौंपी गई राहुल द्रविड़ को। वीवीएस लक्ष्मण
और अजीत अगरकर को, जो एक 3 मेंबर कमेटी बनाकर डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। उम्मीद तो है, पर अंदर बैठा क्रिकेट एनालिस्ट पूछता है कहीं ये बहुत देर से उठाया गया कदम तो नहीं है, क्योंकि दर्शकों की बर्बादी सिर्फ कमेटी रिपोर्ट से नहीं सुलझेगी, खासकर जब तक फाइनेंशियल गैप को जड़ से हटाया नहीं जाएगा। फिलहाल तो अब वक्त छोटे छोटे सुधारों का नहीं है, अब वक्त है क्रांतिकारी सोच का। सबसे पहले बोर्ड को आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट के बीच की इनकम वाली खाई को भरना होगा। अगर कोई खिलाड़ी लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो इसे आईपीएल के बेस प्राइस जैसी फीस मिले, ताकि ये मैसेज जाए कि रन बनाना भी उतना ही कीमती है जितना कि T20 में छक्के उड़ाना। दूसरा, अब वो जमाना नहीं रहा जब सिलेक्शन मीटिंग्स बंद दरवाजों के पीछे होती थी। अब वक्त है कि सेलेक्टर्स अपनी चॉइसेस की पब्लिकली सफाई दे, ताकि जो बायनस, भाई भतीजावाद और पॉलिटिक्स की फुसफुसाहट है वो खत्म हो। अगर हर रीजन से कुछ कोटा तय किया जाए तो छोटे शहरों और नॉन ट्रेडिशनल सेंटर से भी टैलेंट को मौका मिल सकता है। तीसरा, हर साल बीसीसीआई करोड़ का प्रॉफिट बनाता है, तो क्यों ना उस पैसे से रूरल इंडिया में क्रिकेट अकेडमियां खोली जाए। शायद अगला आकाशदीप कहीं ऐसे गाँव में गेंदबाजी कर रहा हो जो क्रिकेट के नक्शे पर ही नहीं है। हर स्टेट की अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मेंटर बन सकती है, जहाँ क्रिकेट के साथ बाकी स्पोर्ट्स को भी एनकरेज किया जा सके। चौथी, हर बार दिसंबर जनवरी में नॉर्थ इंडिया की रणजी ट्रॉफी मैच बारिश में धुल जाती है। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं, पोटेंशियल की हत्या है। शेड्यूल ऐसा हो कि ना तो आईपीएल से टकराए न मौसम से हारे। पांचवा, जो टीमें आईपीएल से हजारों करोड़ कमा रही हैं, उन्हें सिर्फ मार्केटिंग और मैच डे इनकम नहीं, जमीनी क्रिकेट में भी निवेश करना होगा। हर फ्रेंचाइजी को ग्रास रूट क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए, ताकि जो पैसे की चमक में उड़ रहा है वो क्रिकेट की जड़ें सींचने में भी लगे। दोस्तों, आकाशदीप, करुण नायर और साई सुदर्शन की कहानियां इस बात का सबूत है कि भले ही सिस्टम अधूरा हो, पर उसमें अब भी वर्ल्ड क्लास टैलेंट पैदा करने की ताकत है। इनकी कामयाबी उन हजारों डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की उम्मीद को जिंदा रखती है, जो प्रैक्टिकल रास्ते छोड़कर पैशन को चुनते हैं, जो आसान पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि सालों की तपस्या में विश्वास रखते हैं। करुण नायर का 2024-25 रणजी सीजन में 863 रन बनाकर 7 साल बाद इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में वापसी करना एक पावरफुल मैसेज था। उनका सोशल मीडिया पोस्ट "क्रिकेट प्लीज गिव मी अनदर चांस" वायरल हुआ और हर उस खिलाड़ी की आवाज बना जो नजरअंदाज होते होते टूटने की कगार पर होता है। वाशिंगटन सुंदर की जर्नी भी कम दिलचस्प नहीं है। तमिलनाडु के डोमेस्टिक लेवल से शुरू होकर और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम के हिस्सा बन। उनकी बैट और बॉल दोनों में यूटिलिटी उन्हें एक ऐसा प्लेयर बनाती है जो जब भी मौका मिले टीम के लिए एक मैच विनर बन जाए। अब सवाल ये नहीं है कि ऐसे खिलाड़ी मिल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम उन्हें पहचानने की नीयत रखते हैं। अब ये चंद नाम अपवाद न बने बल्कि मिसाल बने। आकाश, करुण और साई जैसे खिलाड़ियों की जर्नी ये साबित करती है कि अब वक्त है पॉलिटिक्स की जगह परफॉर्मेंस को तवज्जो देने का, डॉलर से ज्यादा ड्रीम्स की कदर करने का। सासाराम से स्टारडम तक दौड़ती वो मिडनाइट ट्रेन सिर्फ आकाशदीप की नहीं, वो उस हजारों गाँव की उम्मीद लेकर के चलती है, जहाँ के बच्चे अब भी मानते हैं कि क्रिकेट जिंदगी बदल सकता है। जहाँ माँ अपने गहने बेचकर किट खरीदती और बापू अब भी सपना देखते हैं कि उनका बेटा इंडिया की कैप पहने। और ये ट्रेन लंबी है, रास्ता मुश्किल है और मंजिल अभी भी धुंधली है, पर चल तो रही है ना। बस कभी कभी वो स्टेशन तक पहुंच ही जाती है, सपनों के स्टेशन तक।